आपका चाइल्डहुड कैसा था सर? चाइल्डहुड बढ़िया था, बदमाश बच्चा था, पढ़ाई में एवरेज था। कि आपके फैमिली से आपका रिलेशन कैसा? बहुत गुड, मगर मैं रिलेशन में ज़्यादा बिलीव भी नहीं करता हूँ। If you have to define your work today, तो what do you do? मैं लाइफ जी रहा हूँ इन अ सिंगल सेंटेंस। What is calisthenics sir? कैलिस्थेनिक एक बॉडी वेट ट्रेनिंग है, दैट इज मोर डिफिकल्ट एट गोइंग टू अ जिम। तो टाइकोंडो कैसे आया आपकी जिंदगी में? तो आई थिंक सो ब्लड में ही था मेरे, और इसलिए बचपन में मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा था और पढ़ाई में थोड़ा एवरेज था। जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए गवर्नमेंट के तरफ से या फिर मॉनेटरी फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में, वो आपको नहीं मिली। तो उन सब चीज़ों में मैं जाता ही नहीं हूँ। मुझे नहीं मतलब है कि मुझे गवर्नमेंट ने कुछ दिया नहीं दिया, कुछ फैसिलिटी दी कि नहीं दी। रेमो डिसूजा सर से आपका जो लगाव है उसके बारे में? वैसा इंसान मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा, इसलिए मैं उनसे इतना अटैच्ड हूँ। क्या आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज थी बाहर के शहरों में या फिर मुंबई में या फिर दिल्ली में कहीं भी कुछ करने के लिए, बट यू चोज देवरिया फॉर कैलिस्थेनिक? कोई कनेक्शन था या फिर कुछ ऐसे ही होता चला गया? आप जितने भी बड़े 5 स्टार होटल में रुक जाओ, जितनी फैसिलिटीज वहाँ मिल जाए, जितना मजा आपको वहाँ, अल्टीमेटली आप घर ही आते हो, और जो सुकून घर में आता है ना, वो कहीं नहीं आता है आपको पता नहीं होगा, पर आपको लोग ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेपाल भी बोलने लगे हैं। हाउ डू यू फील दिस? हाँ, बहुत अच्छा लगता है यार, और रिकॉग्निशन किसको नहीं मजा आता है। And about your piercing and septum? वो सब वैसे ही है, फैशन है, अट्रैक्शन है। आपने शादी क्यों नहीं की? मेरी गर्लफ्रेंड थी, और जब हम मिले थे ना उसको शादी करनी थी ना मुझे शादी करनी थी। आप अभी भी उनके टच में हैं? नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारे पॉडकास्ट पे गेस्ट हैं वो लिटरली भाई देवरिया के यूथ्स के लिए, इनफैक्ट हमको लगता है कि पूरे इंडिया के यूथ्स के लिए एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। उनकी उम्र और उनका फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल मैच नहीं करता दोस्तों। मैं आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में है ऋषि सर। ऋषि सर नमस्ते। नमस्कार। आपका स्वागत है द अदर साइड विद वैभव मिश्रा में। और हम बहुत खुश हैं कि आपने हमको ये मौका दिया कि आपको हम जान सकें अच्छे से अंदर से कि आप कैसे, यू आर सो पॉजिटिव। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत बढ़िया लग रहा है, और मेरा भी ये पहला पॉडकास्ट है और थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ मैं भी बट मेरा पहला सवाल हमेशा अपने गेस्ट से ये होता है कि क्या आप खुश हैं? खुश इन द सेंस कि मतलब आर यू हैप्पी इन योर लाइफ राइट नाउ? या वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। उसका कोई स्पेसिफिक रीजन? क्योंकि मैं वो सब कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ। Okay. मुझे किसी का फाउंडेशन नहीं है, तो जब आदमी खुल के काम करता है और जो चाहता है वो हो रहा होता है, तो ही इज हैप्पी फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। और जब आप आज सुबह उठे, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जब सुबह उठते हैं तो आप किस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं? मेरा एक ही रूटीन है। मैं सुबह उठता हूँ, फ्रेश होके मैं अपनी कैलिस्थेनिक क्लास में जाता हूँ, वहाँ बच्चे आते हैं उनको सिखाता हूँ, उसके बाद डेली रूटीन शुरू होता है मेरा। तो मॉर्निंग ये ऐसे ही शुरुआत डेली होती है मेरी। मतलब आप कैलिस्थेनिक सिखाते हैं? हम कैलिस्थेनिक पे आएंगे। कैलिस्थेनिक बहुत लोग को नहीं पता होगा सर, आप भी जानते हैं कि कैलिस्थेनिक एक बॉडी वेट ट्रेनिंग है। तो हमको ये जानना है सर कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका अपीयरेंस है वो लगता ही नहीं है कि एक, हम चाहते हैं कि आप अपने मुंह से एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी एज क्या होगी। आप लोग गेस करो। मैं बताता हूँ दोस्तों, ही इज़ 50+ और ही इज़ डूइंग वेरी ग्रेट इन लाइफ राइट नाउ। और हम, मतलब मैं नहीं, बहुत से यूथ इंस्पायर होते हैं इनसे, इनके कंटेंट से, इनके कैलिस्थेनिक से, इनके अपीयरेंस से भाई, और बोलने का तरीका और जीने का तरीका इतना अच्छा है ना कि क्या ही कह सकते हैं उस पर। सर हम चलते हैं शुरू में, आपके बचपन में। आपका चाइल्डहुड कैसा था सर? चाइल्डहुड बढ़िया था, बदमाश बच्चा था, पढ़ाई में एवरेज था। ये ऐसा क्यों होता है कि लोग पढ़ाई में एवरेज होते हैं लोग और जिंदगी में बहुत अच्छा करने लगते हैं? वो इसलिए क्योंकि दो तरफ आप ध्यान एक साथ नहीं दे सकते। अगर पढ़ाई की तरफ ध्यान है तो फोकस उधर ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, और अगर आप गेम्स में या बाकी चीज़ों में फोकस कर रहे हैं तो ऑब्वियस है दोनों तरफ आप नहीं जा पाओगे एक साथ। मगर जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर स्पोर्ट्स में भी हो या किसी और एक्टिविटी में हो, तो मैं बोलूँगा कि भाई उसमें फुल फ्लेज रहो। आधा दिमाग लेके मत चलाओ, दो नाव पे पैर नहीं रखो। पढ़ाई में तो उसमें करो अच्छा, और अगर गेम्स में या बाकी चीज़ों में तो उसमें अच्छा करो। पर बहुत लोग बोलते हैं ना, देयर शुड बी प्लान बी। बेसिकली मैं प्लान में बिलीव नहीं करता हूँ। मेरे पास कोई प्लान नहीं रहता है स्टार्टिंग से ही, अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया लाइफ में, कोई प्लान नहीं बनाया, कोई ऐसी चीज़ें नहीं बनाई कि अरे इसमें एज में हो जाएंगे तो ये करेंगे या ये करना है या इतना बड़ा आदमी बनना है। कभी प्लान नहीं किया, और
जो बिना प्लान की चीज़ें होती हैं ना, वो बहुत आउटस्टैंडिंग होती हैं और वो एक्सपेक्टेशन के ऊपर होती हैं, क्योंकि आपने कुछ एक्सपेक्ट किया ही नहीं होता है लाइफ से, तो आपको सब चीज़ बढ़िया दिखती है। अभी देखिए गूज़बम्प्स आ रहे हैं मुझे सिर्फ ये बोल के। ओके, नाइस। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जो सपने देखता है, मतलब मैं अगर उल्टे सवाल में ये पूछूं कि आप एक देवरिया जैसे शहर से बिलोंग करते हैं, जो कि ईस्टर्न यूपी में है, बिहार से सटा हुआ सिटी है। यहाँ पे बच्चों का सपना होता है इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, सरकारी नौकरी की तैयारी करना, बहुत ज़्यादा बोर्ड अच्छे नंबर से पास होना। यू आर डूइंग कैलिस्थेनिक, यू आर डूइंग टाइकोंडो, यू आर डूइंग कंटेंट क्रिएशन, एवरीथिंग। मतलब हाउ, मतलब ये कुछ तो ऐसा हो रहा होगा ना, बिल्डअप हो रहा होगा बचपन से ही कि ऐसा हो सकता है कि अपने आप ही चीज़ें होती गई और आप करते एंजॉय करते चले गए। नहीं, इट्स ऑल इन द माइंड। आप क्या करना चाहते हो, कैसा बनना चाहते हो। तो मेरा शुरू से था मुझे अलग रहना है, भीड़ में कभी भी भीड़ का हिस्सा कभी नहीं रहना है। तो कुछ भी ऐसा करना है जो दुनिया कर रही है वो मुझे नहीं करना होता है। तो शुरू से मैं ऐसा ही था। तो उसके बाद मैंने ताइक्वांडो ज्वाइन किया और बाकी जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं वो भीड़ से अलग है, क्योंकि मेरी सोच बचपन से नहीं ऐसे नहीं, ही थी। भीड़ से अलग होने का रीज़न मैं जानना चाहता हूँ। कहीं ये तो नहीं कि बचपन में आप अपने स्कूल में या फिर अपने घर में यू फेल्ट लेफ्ट आउट और समथिंग एल्स? नहीं, ऐसा नहीं है, लेफ्ट आउट वाला नहीं था, बट मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी एक अलग पहचान चाहता था कि मुझे बाकी लोगों की तरह नहीं जीना है। मुझे ऐसा जीना है कि लोग मुझे याद करें या पहचानें, अलग से पहचानें। मतलब शायद जो मैं समझ पा रहा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, कि यू डोंट वांट टू गेट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज ऑफ योर फैमिली। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर एक अपनी पहचान बनाने में अलग ही मज़ा है कि आपको आपके नाम से पहचाने, ना कि आपके फादर से या एंसेस्टर्स के नाम से पहचाने। तो वो चीज़ थी मेरे अंदर कि भैया मुझे कुछ ऐसा करना है, कुछ भी छोटा-बड़ा जो भी कर रहा हूँ मैं, ऐसा करना है कि वो मैं भीड़ से अलग रहूँ हमेशा। आई थिंक सो, इसीलिए मैंने अपना लुक भी धीरे-धीरे करके चेंज किया। हाँ, सर लुक पे तो लोग आपको फॉरेनर ही समझते होंगे मैक्सिमम। हाँ, देखो हम सब फॉरेनर हैं। अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ के लिए हम फॉरेनर हैं। लोग फॉरेनर का मतलब समझते हैं कि जो गोरे बंदे दिखते हैं, हम भी तो फॉरेनर हैं किसी के लिए, उनके लिए हम फॉरेनर हैं, हमारे लिए वो फॉरेनर हैं। ओके, नाइस। तो सॉरी हम भटक गए थोड़ा सा, हम फिर से बचपन में चलते हैं। तो स्कूल में, स्कूल डेज में आप कैसे किड थे? मतलब न्यूसेंस क्रिएट करना, फुल मस्ती करना, कैसे? थोड़ा सा कुछ किस्से अगर आपको याद हो हम तो। बदमाश तो बहुत था मैं, और पढ़ाई में इसीलिए शायद वीक था, एवरेज स्टूडेंट था मैं, बैक बेंचर तो था ही। मेरी शरारतें ऐसे होती थी कि वो शरारत करता था और टीचर को पता भी नहीं चलता था कि मैंने किया। तो ऐसी एक मैं इंसिडेंट बताऊंगा मेरी। मैं बगल वाले को ऐसे चिकोटी काट के और चुपचाप बैठ जाता था, बोर्ड पे देखने लगता था। और ये बहुत लोग कंप्लेन करने लगे और टीचर बोलती थी कि भाई ये तो सीधा साधा है, कुछ नहीं करता है। तो मेरे स्कूल के, मैं जीवन मार्ग में पढ़ता था, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने एक बार क्लास के बाहर विंडो पे खड़े होकर उन्होंने वॉच किया कि क्यों कंप्लेन आ रही है इसकी। तब उन्होंने देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तब उन्होंने मुझे पकड़ा और पता चला कि मैं कैसी शरारतें कर रहा हूँ। अच्छा, जीवन मार्ग का नाम लिया आपने, तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था नहीं, अभी अभी जस्ट आया कि व्हाई ग्रेट टैलेंट्स ऑफ देवरिया कम आउट फ्रॉम जीवन मार्ग ओनली? बेसिकली उस टाइम तो एक ही स्कूल था ना, कॉन्वेंट। अब तो बहुत सारे हैं। तो जितने भी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि देवरिया में जो अभी जो बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, वो कहीं ना कहीं जीवन मार्ग से जुड़े हैं, या तो जीवन मार्ग से पढ़े हैं, समथिंग पक्का वहाँ से रिलेटेड होते हैं लोग। आई थिंक सो, लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा है, जो कैथलिक स्कूल्स होते हैं उस पर ज़्यादा ट्रस्ट है कि वो ज़्यादा सिंसियर होते हैं, पढ़ाई अच्छी करते हैं। तो मे बी ये रीज़न हो सकता है। मगर हमारे टाइम में तो वही एक स्कूल था, तो ऑप्शन था नहीं। और मुझे ये सब कुछ अपना लाइफ छोड़ के चीज़ें बाहर जाना नहीं था, इसलिए मैंने सारी पढ़ाई यहीं से की। ओके, नाइस। मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि आपके फैमिली से आपका रिलेशन कैसा था, मैं जानना चाहता हूँ। बहुत गुड, मगर मैं रिलेशन में ज़्यादा बिलीव भी नहीं करता हूँ। लाइक मैं अपनी दुनिया में रहने वाला इंसान हूँ, इसलिए शायद ये सब कर भी पाता हूँ। मुझे बहुत समाज से और रिलेशन से, इन सब चीज़ों से बहुत मैं अटैच नहीं रहता हूँ। आई डोंट नो बट व्हाई। यू आर क्लोज, बट यू आर नॉट अटैच्ड। हाँ, क्लोज तो है, वो सब ठीक है, मगर मैं आई एम नॉट अटैच कि भाई शादी ब्याह में जाना है, ये सब जाना है, या सोसाइटी में जो चीज़ें होती हैं उसमें इन्वॉल्व होना है, तो मैं इन्वॉल्व नहीं होता हूँ।
इसके पीछे कोई रीजन नहीं, इट्स नहीं, जस्ट योर मेरी एक अपनी माइंडसेट। दुनिया है, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ बहुत, तो वाई टू बट मैं हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि इफ यू आर लिविंग इन अ सोसाइटी यू शुड बी थोड़ा सामाजिक। नहीं, किसने बोला है? किसने रूल बनाया, किसने रूल बुक बनाई है कि आपको करना ही पड़ेगा ये? सीधी सी बात है, अभी अभी किसी की डेथ हो जाती है, आप जाते हो तो क्या होता है वहाँ? उससे, उसकी सहानुभूति से अलावा सब बातें हो रही होती हैं, ठीक है? पॉलिटिक्स एंड ऑल एंड हाँ, ऑल। पॉलिटिक्स में अपना काम छोड़ के आए हूँ, अरे 10 बज गया अभी तक गया नहीं, दुकान खोलनी थी, वो लड़का आया नहीं, ये सारी बातें हो रही हैं। तो आप फॉर्मेलिटी के लिए एक तरह से जा रहे हो कि भाई हमारे यहाँ उसके यहाँ मुसीबत पड़ी है तो हम अपना चेहरा दिखा दें, उसके यहाँ शादी पड़ी है हम अपना चेहरा दिखा दें, नहीं तो हमारे यहाँ नहीं आएगा वो। तो समाज में ये चल रहा है और मैं इस फेक दुनिया का या फेक सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आप जो कर रहे हो दिल से करो या तो मत करो, दैट इज़ मच बेटर। कि आप, मैं कहीं नहीं जाता हूँ, दैट इज़ मच बेटर देन गोइंग एंड नॉट बीइंग इन्वॉल्व इन दैट। जिस चीज़ के लिए आप गए हो तो बेकार है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है और उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। ओके राइट। मैं ये जानना चाहता हूँ जो आपने अभी चीज़ें बोली ना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और ये कहीं ना कहीं हर एक यूथ चाहता है जो आपने अभी चीज़ें बोली, पर वो चीज़ों में वो ग्रो अप नहीं कर पा रहा जैसे आपने अपने आप को डेवलप किया उस चीज़ के लिए कि आई एम क्लोज बट आई एम नॉट अटैच्ड। इट्स अ बिग सेंटेंस इफ आई एम राइट, कि आई एम क्लोज टू एवरीवन बट आई एम नॉट अटैच्ड टू एवरीवन। तो इस चीज़ को भी आने में समय तो लगा ही होगा आपको, ऐसा तो है नहीं कि आप शुरू से ही यू आर नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग। नहीं, ऐसा शुरू से नहीं होता है, वो तो धीरे धीरे, कोई भी चीज़ धीरे धीरे डेवलप होती है। बचपन में तो एक छोटा बच्चा है, उसके दिमाग में इतनी चीज़ें नहीं होती हैं, वो जैसे जैसे ग्रो होता जाता है वो अपनी सोसाइटी को देखता है, बाकी चीज़ें देखता है, तब वो डिसाइड करता है कि भाई कैसे हो। और कोई भी चीज़ ग्रेजुअली होती है, एक पर ये चुटकी बजाने से तो कुछ होता नहीं है। ओके हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं सर। तो फिर आपके मदर फादर से आपका रिलेशन कैसा है अभी? नहीं, अभी बढ़िया है। फादर तो मेरे अभी नहीं है, हाँ। मदर है एंड अच्छा है। और आप अभी करते क्या हैं सर, अगर हमारे दर्शकों को आप बता सकें? मैं अभी, इफ़ यू हैव टू डिफाइन योर वर्क टुडे तो व्हाट डू यू डू? मैं लाइफ जी रहा हूँ इन सिंगल सेंटेंस। वैसे मैं कैलिस्थेनिक्स सिखाता हूँ जो एक बॉडी वेट ट्रेनिंग है, और एक कंटेंट क्रिएशन मैंने शुरू किया अभी 1-1.5 साल पहले, जो कि सिर्फ नेपाल के लिए मैं कर रहा हूँ। क्योंकि सिर्फ नेपाल के लिए इसलिए क्योंकि वहाँ से बहुत प्यार मिल रहा है मुझे। तो जब किसी को कहीं से प्यार मिलता है तो ऑब्वियस है वो उस साइड थोड़ा झुक ही जाता है। तो यही रीज़न है। ये इसका मतलब नहीं है कि मुझे इंडिया से प्यार नहीं है, मगर वहाँ से बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है, कुछ ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो आई एम फीलिंग गुड एंड इसलिए मैं इतना ज़्यादा नेपाल कर रहा हूँ। विल कम बैक टू नेपाल। व्हाट इज कैलिस्थेनिक्स सर? कैलिस्थेनिक एक बॉडी वेट ट्रेनिंग है जिसमें एक्सटर्नल वेट, जैसे आप जिम जाते हो तो वेट्स उठाते हो और वेट्स से अपनी बॉडी को डेवलप करते हो, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप अपनी बॉडी को ही एक्सटर्नल वेट बना लेते हो। दैट इज़ मोर डिफिकल्ट एट गोइंग टू अ जिम। तो आप कैलिस्थेनिक कर रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप फुटबॉल खेल रहे हो, जो भी नेचुरल चीज़ें हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल थिंग, वो सब करोगे तो दैट वुड बी मोर, ज़्यादा टाइम तक आपकी बॉडी में रहेगा और आप ज़्यादा फिट महसूस करोगे रादर देन गोइंग टू अ जिम एंड यूजिंग एक्सटर्नल वेट और बॉडी बनाना। क्योंकि वो बॉडी जिस स्पीड से बनती है उस स्पीड से नीचे भी आती है। आप अगर पुराने ज़माने में अपने दादा को देखो तो अगर वो पहलवानी कर भी रहे थे तो आज भी उनकी बॉडी अच्छी खासी है, आप देख के बता दोगे हाँ ये बंदा है, इसने ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा अपनी लाइफ में जो अभी तक है। वो जिम में नहीं है, आपको दिखेगा। आप जिम के जितने भी वीडियोस ले लो, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स के आज व्हील चेयर पे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, यही सब है। बेसिकली यू आर नॉट प्रमोटिंग जिम। हाँ, आई एम नॉट प्रमोटिंग, आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड। इफ अगर आपको बॉडी बिल्डर बनना है तो जिम में जाओ, और 90 के 95% लोगों का मोटिव फिट रहना है, बॉडी बिल्डर नहीं बनना है। तो फिर उस लाइन में क्यों जा रहे हो? आप स्विमिंग करो, आप फुटबॉल खेलो, आप कैलिस्थेनिक करो, आप योगा करो, ये सारी नेचुरल चीज़ें करो अगर फिट रहना है तो। और सही में बॉडी बिल्डिंग करना है तो जिम जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़राब है, ये अच्छा है, दोनों अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। ये अपने सोच का नज़रिया है और ये अपना गोल है कि हमें क्या क्या चाहिए लाइफ से, अपने मतलब एक्सरसाइज करके हमें क्या चाहिए। हमें ये मस्कुलर बॉडी चाहिए सिर्फ दिखाने के लिए तो यू गो टू जिम। बॉडी बिल्डर बनना, यू गो टू जिम। और एक अच्छी बॉडी टाइम टेकिंग वाली, और जो आप तक आपके साथ अच्छे टाइम तक रहे, तो नेचुरल चीज़ें ज़्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग। नेचुरल खाना और नेचुरल चीज़ें करना। मतलब एक चीज़ मैंने देखी अभी अभी कि
बहुत लोग यहाँ पे बैठते हैं और वो चीज़ें बोलते हैं जो खुद प्रैक्टिस नहीं करते, पर आपने जो चीज़ें बोली, आप फुटबॉल खेलते हुए मैंने आपके रील्स देखी है, साइकिल चलाते देखी है, स्विमिंग करते देखी है, मतलब इट्स गुड कि आप जो प्रोपोगेट कर रहे हो आप खुद भी प्रैक्टिस भी करते हो। यहाँ एक बुक पढ़ी है, यू बिकम व्हाट यू थिंक। तो इसका कोई मतलब ये बुक ऐसे ही नहीं है, तो इसका बहुत बड़ा मीनिंग है अगर आप सोचो तो। ओके, नाइस, वेरी गुड। सर, ये कैलिस्थेनिक, ये सो मच ऑफ इंथुजियाज्म अराउंड स्पोर्ट्स, ये कैसे आया? मतलब मैं बेसिकली जानना चाहता हूँ कि टाइकोंडो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, तो टाइकोंडो कैसे आया आपकी ज़िंदगी में? मैं शुरू से अगर बताऊं तो मेरे घर में सब स्पोर्ट्स में ही थे। मेरी मदर हो गई, मेरे पापा हो गए, भैया हो गए, एथलीट थे वो भी। तो आई थिंक सो ब्लड में ही था मेरे, और इसलिए बचपन में मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा था और पढ़ाई में थोड़ा एवरेज था, और वहीं से सब कुछ आता गया धीरे धीरे धीरे। और फिर मैंने जब मैं 92 में मैं बताऊं तो मैंने फिर ताइक्वांडो ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना आगे तक इन देवरी ऑन? हाँ, देवरिया से ही स्टार्ट किया था, तो मुझे नहीं पता था कि इतना दूर तक मैं उसमें जाऊंगा। तो मैंने नियर अबाउट 15 साल ताइक्वांडो किया। मतलब इतना दूर, मतलब कितना दूर? मतलब मैंने व्हाट आई हैव रेड अबाउट यू, यू आर थर्ड देन ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट। अलग अलग ग्रेड्स होती हैं बेल्ट्स की। थर्ड एंड ब्लैक बेल्ट हूँ, और पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, नेशनल खेला। पता नहीं था कि इंटरनेशनल भी कभी जाऊँगा। इंटरनेशनल बहुत सारे मैचेस खेले, फिर मैं कोच बना, फिर मैं मैनेजर बना, फिर इंडिया का कोच बना। और फिर एक टाइम पे फिर एक लेवल आ जाता है ना कि आपको बहुत सारे पैसे भी चाहिए होते हैं चीज़ों के। ये तो जब तक पढ़ाई कर रहा था चीज़ें चल रही थी, मगर ये था कि यहाँ इंडिया में स्पोर्ट्स का आपको हाल पता ही है, क्रिकेट और ये 2-4 गेम्स को छोड़ के किसी में पैसा नहीं है। तो एक टाइम आया जब ये पैसा ज़रूरत थी, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और पैसे की ज़रूरत थी, और फेडरेशन से सारी चीज़ें मुझे मिलती थी एक्सेप्ट मनी इन हैंड नहीं मिलता था। तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें छूटती गई मुझसे, और फिर मैं अपने बिजनेस में आता गया धीरे धीरे। मतलब यू हैव प्लेड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल, यू हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया एवरीवेयर, या एंड यू हैव मैं coached कोच भी बन also. गया हूँ। हाँ, नाइस, वेरी गुड। मतलब दिस इज समथिंग आई डोंट नो, कि हमने ये सुना था कि आपने खेला है हाँ। इंटरनेशनली, लेकिन आपने कोच भी किया ये। और ये सारी चीज़ें मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, पेपर कटिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं, लाइक आई कैन प्रेजेंट इट। तो इन सब चीज़ों में आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है? हाँ, कोई जब ये मुझे नहीं चोट वोट बोला? लगती थी तब बोलते थे क्यों कर रहे हो, मगर मुझे करना था। मुझे उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ी थी कि ये छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं, तो मुझे उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये सब चीज़ें सुनने में बहुत सिंपल लगती है कि आपने थर्ड देन ब्लैक Black belt. बेल्ट लिया, लेकिन डिफिकल्टीज तो होती होंगी ना, मतलब खेलने में चोट लगना। हाँ, वो तो रोज का था। थोड़ा सा मेरा कुछ अच्छी मेरे घर कहानी के है? पास एक वो जो मोच वोच बैठाते हैं ना, वो एक बंदा था एजेड, और वो हफ्ते में 3-4 दिन घर पे आता था, क्योंकि इतनी चोट लगती थी। तो हफ्ते में 3-4 दिन उसका सेट था आना, और वो पैर बैठाना, मालिश, हमेशा सूजा हुआ चोट लगने से, तो ये तो रेगुलर था। कोई एक कहानी अगर आप बताएं, नेशनल की या इंटरनेशनल की। मैंने इंटरनेशनल नियर अबाउट 97-98 में शुरू किया था पोलैंड से। हम 25 लोग गए थे इंटरव्यू के लिए। उन्होंने अब जैसे आप वीज़ा अप्लाई करते हो किसी देश का, तो आप जाते हो एम्बेसी, जाते हो पेपर फॉर्मेलिटीज़ करते हो, एम्बेसी जाते हो, अप्लाई करते हो, आपको वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता है। वहाँ हमारा प्रॉपर इंटरव्यू हुआ था, सबको किक चला के। वहाँ भी कोई ताइक्वांडो जानता था एम्बेसी में, वो उसको बुलाया गया ताकि पता चले कि सब जेन्युइन है कि नहीं। तो वहाँ एम्बेसी में जाके हमें किक चलवाई जा रही है, ये सब किया जा रहा है। तब वहाँ जाके हमारे 25 लोगों में से 6 लोगों को सेलेक्ट किया था उन्होंने, जो कि फिर हम पोलैंड गए थे। और आप किस किस कंट्री में जा चुके हैं पोलैंड के अलावा? आसपास के तो सारी कंट्रीज़ हो गए, सिंगापुर हो गया, फिलीपींस हो गया, कोरिया का नेशनल गेम है इसलिए कोरिया हर साल जाता था, वो 7-8 बार वो हो गया। और यूएस 6 महीना था मैं, और मलेशिया था। बहुत सारी कंट्रीज़ में गया हूँ मैं। मतलब जितना सिर्फ ताइक्वांडो इजीली से। आप इस चीज़ को बता रहे हैं उतना इजी ये है नहीं, क्योंकि एक छोटे शहर से उठना, अपने दम पे कुछ करना, फिर अपने देश को रिप्रेजेंट करना फॉरेन कंट्रीज में जहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स है, वो पता नहीं, समथिंग बिग। मेरे हिसाब से बहुत छोटी सी बात है और बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि डेली रूटीन में आपको जो चीज़ें चल रही हैं, आप बचपन में अभी याद करो, आप कितने साल के हो?
मैं अभी 26। 26 कैसे वो 26 साल बीत गए आपको पता ही नहीं, अरे कल तो मैंने ये किया था वो किया था, अभी मैं छोटा था। तो 26 साल आपकी लाइफ के बीत गए आपको पता चला, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो आप कर रहे थे वो आपके लाइफ का एक पार्ट था। खाना खाना है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, काम करना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, सब पार्ट था। तो ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ का पार्ट थी। तो मुझे कभी भी ये ऐसा नहीं लगा कि अरे बहुत बड़ा काम मैं अलग से कर रहा हूँ, डिफरेंट कर रहा हूँ। मुझे सब अपना डेली रूटीन का काम लग रहा था कि डेली मुझे ताइक्वांडो जाना है, डाइट में ये खाना है, ये मेरा रेगुलर है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, जैसे बाकी चीज़ें कर रहे हैं, वैसे ही रेगुलर है। और जब ये सब लोग सोच लेंगे ना, उसको इतना इतना हाइप पे नहीं करेंगे कि भाई अरे यार रोज़ मुझे फल खाना पड़ेगा, रोज़ मुझे सैलेड खाना पड़ेगा, रोज़ ऐसा खाना खाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप कैजुअली जब वो चीज़ें करते रहोगे ना, तो आपकी लाइफ में ऐसे घुल जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा ये तो नॉर्मल है हमारे लिए। तो हमारे लिए, मेरे लिए वो सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल थी। जैसे आप कह रहे हो कि मैं कितना ईजिली बता रहा हूँ, तो वैसे था भी। मैंने कभी किसी चीज़ को हवा लेके नहीं चला कि अरे मैं इंटरनेशनल खेल रहा हूँ, ना ही इसको ईगो पे कभी लिया कि मेडल आ गया, ये कर लिया वो कर लिया। बट पहले भी जैसे था अभी भी वैसे ही हूँ। बट समवेयर कहीं तो होगा ना कि जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए गवर्नमेंट के तरफ से या फिर मॉनेटरी फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में, वो आपको नहीं मिली। तो उन सब चीज़ों में मैं जाता ही नहीं हूँ। मैं यहाँ से सेटिस्फाइड था। मुझे नहीं मतलब है कि मुझे गवर्नमेंट ने कुछ दिया नहीं दिया, कुछ फैसिलिटी दी कि नहीं दी, मुझे कोई मतलब ही नहीं उन सब चीज़ों, अभी भी नहीं मतलब है। रिकॉग्निशन के लिए नहीं किया? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने अपने लिए किया, अभी भी अपने लिए कर रहा हूँ। जो भी कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ या जो कर रहा हूँ, मुझे नेपाल में जाके मज़ा आ रहा है इसलिए कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि किसी की गुड बुक्स में मुझे आना। गुड बुक्स में आना होता तो मैं पहले इंडिया को देखता। मुझे जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ मैं जा रहा हूँ। कल को इंडिया का कोई पार्ट अच्छा लगेगा, मैं वहाँ एक्सप्लोर करूँगा। अभी जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा हूँ। वाई नेपाल देन? क्योंकि वहाँ से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है। मुझे नेचर से बहुत प्यार है, मुझे शांत जगह बहुत अच्छी लगती है और पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो सब कुछ वहाँ मुझे मिल रहा है और वो इतने पास में हमारे, तो इसलिए। और इंडिया में कहीं ट्रैवल करो तो जितने दिन में मैं ट्रैवल करके आ जाता हूँ उतने दिन में तो हम ट्रेन से पहुँचेंगे, आएंगे जाएंगे, इतने पैसे फाइनेंशियली भी होता है, कितना पैसा खर्च हो जाता है कहीं अगर आपको हिमाचल जाना हो। नेपाल बगल में, और बाइक उठाता हूँ, कभी भी निकल गए। अभी 2 दिन की छुट्टी है जी। इट्स वायबल आल्सो और हाँ। बजट फ्रेंडली भी है। हाँ। ओके, बट हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये बता दिया कि आपने इंडिया क्यों नहीं अभी चूज़ किया, आपने ये बता दिया कि आप नेपाल को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ से ज़्यादा लोग प्यार कर रहे हैं। और मुझे भी उस जगह से प्यार है बेसिकली। मुझे पहले प्यार है तब लोग प्यार मिल रहा है। कहते हैं ना, व्हाट यू गिव यू गेट द सेम थिंग। तो वही है, मैं इतना कर रहा हूँ तब मुझे उधर से मिल रहा है। इंसान तो सब जगह अच्छे हैं, इंडिया में भी ऐसे अच्छे लोगों की कमी नहीं है, अगर आप अच्छाई दिखाओ तो। हर आदमी यहाँ लड़ने पे है कि भी गाड़ी खड़ी कर दी, वो उस पर लड़ने पे आ जाएगा। अगर आप प्यार से बात करो, कोई सब वैसे ही, सब इंसान। अगर प्यार से किसी से बात करोगे तो आपकी तरफ करेगा, वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। मगर यहाँ सब लड़ने का माहौल ही है, क्यों पता नहीं लोग प्यार से बात नहीं कर सकते हैं। तो मुझे वो फीलिंग वहाँ आई कि अच्छे अच्छे कितने होटल्स, बड़े होटल्स में रिव्यू करता हूँ मैं, मगर वहाँ के ओनर जाके मुझे सब कुछ सिखाते हैं। वो अपने स्टाफ को भी नहीं बेचते हैं, मेरे लिए डोर खोलते हैं। लिफ्ट में जाना है तो पहले आप जाइए फिर हम जाते हैं। ये सारा रिस्पेक्ट वहाँ से मुझे मिल रहा है। तो देखने में लगता है कि भाई आप किसी भी लेवल पे पहुँच जाओ, क्यों ज़मीन को छोड़ रहे हो, अपने रूट्स को क्यों छोड़ रहे हो। और वही रिस्पेक्ट मिलता है। जब मैं यहाँ आया आज, जब मैं यहाँ ऊपर स्टूडियो में आ रहा था तो आप आगे चल रहे थे, उसके पीछे आपका लड़का चल रहा था, तो मैंने उसको कहा कि भाई पहले आप आगे चलो, तब मैं पीछे आया हूँ। तो ये सब वहाँ से सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ। ये रिस्पेक्ट है ना। मैं खुद नहीं चढ़ गया आपके पीछे कि अरे मैं आया हूँ, मेरा इंटरव्यू, तो अब मैं पीछे क्यों खड़ा हूँ। मैंने ऐसे किया कि पहले आप चलिए फिर मैं आ रहा हूँ। तो ये सब वहाँ से चीज़ें आ रही हैं, इंडिया से क्यों नहीं आ रही हैं, मुझे मिल रही हैं। फिर आ जाता है हमारा सिविक सेंस। अच्छा, आप नेपाल घूम रहे हो बहुत ज़्यादा, आप इंडिया भी बहुत ज़्यादा घूम रहे हो। व्हाट्स द बिग डिफरेंस बिटवीन एक सिटी जो कि नेपाल में है और एक सिटी जो कि इंडिया में है आपके हिसाब से? सिटी और लोगों में डिफरेंस नहीं होता है, उनके सोचने के तरीके में, दैट इज़ सिविक सेंस। यही इसी का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस है। इंसान सब जगह सेम ही है। तो क्यों ये डिफरेंस क्यों है? सिविक सेंस का दिक्कत क्यों हो रही है आपके हिसाब से? क्या कमी है इंडिया में और क्या चीज़ नेपाल में ज़्यादा अच्छी है कि वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे हैं? नेपाल के लोगों में ब्लड में ही है, वो यूथ नहीं है, वो शुरू से उनको मिल रहा है। जो हमें शुरू से मिलता है वैसे ही सीखते हैं।
हमें किसी ने बताया ही नहीं शुरू से कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, डस्टबिन में चीज़ें नहीं, यहाँ थूकना नहीं है, तो चीज़ें हमें बताई नहीं गई। अब वो नहीं बताई गई हैं, इसलिए सब वही काम कर रहे हैं जो उनको कागज़ फेंकना रोड पे या थूकना नॉर्मल लगता है, रोड के बाहर टॉयलेट करना साइड में नॉर्मल लगता है, वो नॉर्मल नहीं है। आप चीज़ें करोगे तो फिर गवर्नमेंट भी उस हिसाब से सोचेगी कि हाँ भाई, कोई नई ट्रेन चलती है तो तुरंत वो लोग सीट फाड़ रहे हैं तो उसका साबुन उठा ले गए, तो ये कर दिया वो कर दिया, तो गवर्नमेंट भी क्या करे। आप सही से रहो तो देखो आपको फैसिलिटीज़ भी उसके अकॉर्डिंग मिलेंगी, और आप हक से मांगोगे भी चीज़ें कि भाई ये नहीं, ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है हमारी सिटी में। कुछ नहीं आता है, आप तोड़ ताड़ देते हो, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो, तो फिर गवर्नमेंट भी आगे स्टेप नहीं बढ़ाती है वो करने के लिए। जबकि नेपाल में नहीं है, आप रोड पे फ्लावर्स लगे हुए हैं तो कोई तोड़ने वाला नहीं है। यहाँ रोड पे लगा दो फूल, अगले दिन वो उखाड़ के ले जाएंगे, गमले उठा के ले जाएंगे। ऐसा बहुत कुछ सुना भी होगा और देखा भी होगा आपने भी। सेल्फी पॉइंट्स देखा हूं मैं, एक दिन बनता है, तीसरे दिन उखड़ जाता है। पर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नेपाल अभी अंडर एक्सपोज था दुनिया से, अब वो एक्सपोजर मिलने लगा है उसको, तो हो सकता है कि मे बी पॉसिबल कि वो आने वाले कुछ टाइम बाद वो उनका भी नेचर ऐसा हो जाए। जब आपको जो चीज़ें मिली हैं, आपको, हम मंदिर जाते हैं ना, रिलीजियस कितने हैं हम लोग, मैक्सिमम हर आदमी मंदिर जाता होगा, व्रत रखता होगा, सब है ना, क्योंकि हमको पीछे से मिला है। हमको पता है कि भगवान के दिन है, इस दिन ये नहीं खाना है, उस दिन वो नहीं खाना है, इस दिन मीट नहीं खाना है, मंगलवार को हनुमान जी का दिन है तो हमको मंदिर जाना है। ये सब कहाँ से आया है? हमारे एंसेस्टर्स से ही आया है ना, हमारे माँ बाप से आया, हमारे दादा परदादा से आया है, तो वो सब हमारे अंदर है। वैसे ही उनके अंदर भी शुरू से ही है कि भाई गंदगी नहीं करनी है, अपने देश को, अपनी जगह को क्लीन करना है, और खुले में टॉयलेट नहीं करना है। ये सब चीज़ें उनको बचपन से सिखाई गई हैं, तो वो उनके ब्लड में आ गया, उनके लिए नॉर्मल चीज़ें हैं। वो नॉर्मल तब नहीं होगा जब वो एक सामान को उठा के, एक कागज़ को उठा के सड़क पे फेंक रहे हैं, वो उनके लिए नॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि इतना घुस चुका है उनके अंदर, वो निकल नहीं सकता है। वैसे ही रिलीजन जैसे है, वैसे हमारी उससे नहीं निकल सकता है वो। ये कह दें कि हम लोग भगवान को नहीं मान रहे हैं, व्रत ना रखें, मंदिर ना जाएं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे ब्लड में है वो। पर वहाँ भी तो वेस्टर्न कल्चर आ रहा है ना, मतलब क्लब्स की अलग रेंज, और लोग वहाँ पे एंजॉय करने, थोड़ा बहुत वेस्टर्न कल्चर तो आएगा, डेवलपमेंट होगा तो कल्चर तो आप अडेप्ट करोगे। मगर आप वहाँ अभी भी चले जाओ ना, दुकानदार आपको नमस्ते करेगा, वो भी हाथ जोड़ के। हम लोग नमस्ते करना भूल गए, हमारे यहाँ इंडिया का कल्चर था ना, सब हम भूल चुके हैं। हम वेस्टर्न में हाथ मिला रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं, वो नमस्ते अभी भी कर रहे हैं। आप नेपाल में कहीं पे भी चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ या किसी शहर में चले जाओ, आपको नमस्ते झुक के सब करेंगे। तो उन्होंने वेस्टर्न को तो अपनाया, मगर अपने कल्चर को छोड़ा नहीं, इसलिए नेपाल जो आज है नेपाल, इसलिए नेपाल है वो, इसी लोग इतने लोग जाते हैं वहाँ। एंड हाउ डू यू सी नेपाल इंडिया फ्रेंडशिप आफ्टर 10 years 5 years? क्योंकि अभी अभी उन्होंने ना कंटेंट क्रिएशन के लिए भी कुछ तो नया शुरू हुआ है, जिसमें वो स्पॉन्सर करने वाले हैं कंटेंट क्रिएशंस को। वो इंडिया से 5 लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, ताकि हम लोग इंडियंस नेपाल को एक्सप्लोर करें, और ये देश में, पूरे देश में क्या वर्ल्ड में फैलाएं कि भाई नेपाल कैसा है और क्या है। मतलब यू आर अग्रीइंग टू दिस पॉइंट ना कि दे नीड इंडियन इन्फ्लुएंसर। हाँ, वो चाहिए, क्योंकि नेपाल का सारा बिजनेस इंडिया दे रहा है। वो बिजनेस दे रहा है इसलिए उनकी मजबूरी है, वो बिजनेस दे रहा है इसलिए उनकी मजबूरी है कि हमें वहाँ आने दे रहे हैं। सही में अगर मैं बताऊँ तो हमारे सिविक सेंस की वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, मगर उनके पास ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस हमसे मिल रहा है, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते। ये बात मैंने फील भी किया पोखरा में, मैं अभी लास्ट टाइम गया, कि मतलब दे आर वेरी वेलकमिंग एवरीथिंग, बट उनके अंदर एक खुन्नस है। हाँ, थोड़ी सी तो है, मगर कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बिजनेस हम दे रहे हैं। क्लब्स में जा रहे हैं हम, दारू पी के बवाल कर रहे हैं, वहाँ के लोग नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय करने के लिए आप जा रहे हो ना। एंड वन मोर थिंग कि मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस की सर, कि अगर किसी दुकान में वहाँ दारू नहीं मिल रही है तो दैट इज वेरी वियर्ड। वहाँ पे आपको हर दुकान पे यू कैन गेट अल्कोहल। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? आई डोंट नो, क्योंकि इतना बनाया हुआ है ना उसको, कि अब आपको एक दारू का लाइसेंस लेना हो तो कितना चैनल से क्रॉस करना होगा, कितना पैसा खर्च करना होगा। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ नॉर्मल है। और मैं इतनी बार गया हूँ, मैंने कभी भी किसी को दारू पी के सड़क पे पड़ा हुआ नहीं देखा, खासकर नेपाली को नहीं देखा होगा। हाँ, इतना कॉमन है। नेपाली की बात कर रहा हूँ, हर दुकान पे दारू मिल रही है, मगर फिर भी कोई पी के लुढ़का नहीं है। क्यों? वो तो बहुत इजीली अवेलेबल है। में इंडियन लड़के दिख जाएंगे। हाँ, जबकि यहाँ इतने बड़े बड़े स्टोर्स हैं आपके,
अल्कोहल के कितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टोर्स हैं, तो मगर क्या नहीं। लगता है मतलब सर कि अगर इंडिया में भी लीगलाइज कर दिया जाए तो इंडिया भी वैसा हो सकता है? जब तक आपको माइंडसेट चेंज होगा ना, नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं चेंज कर सकते। जितना भी आप मॉडर्नाइज हो जाओ, जितनी भी बिल्डिंग्स बना लो, जितनी भी फैसिलिटीज़ दे लो, जब तक ये सही नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये सही हो गया ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। इंडिया से मुझे भी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लोग कहते हैं आप नेपाल को इतना प्रमोट करते हैं, इंडिया के बारे में क्यों नहीं डालते? मुझे कोई दिक्कत नहीं है इंडिया से। जिस दिन मुझे समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई अच्छा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आपको आप वही काम करते हो ना जो आपको अच्छा लगता है। दूसरे को अच्छा लगता है उससे थोड़ी आप काम कर रहे हो, लाइफ में जो भी आप कर रहे हो। बट लेट्स कंपेयर टू अ नेपाली सिटी टू अ इंडियन सिटी विच इज इन माउंटेन, तो सिमिलैरिटीज हैं कि वहाँ पे भी वही दिक्कत है सिविक सेंस वाली? वहाँ दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना पहले भी, जितने भी माउंटेन एरियाज हैं, चाहे इंडिया में भी हो, चाहे सिक्किम हो गया, नॉर्थ ईस्ट जितना भी हो गया, वो सारे, उन सब की सोच अलग ही है। उन सिविक सेंस सब जगह। आप मिज़ोरम चले जाओ, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है मिज़ोरम की। ट्रैफिक पूरा जाम है, बुरा जाम है, किलोमीटर्स में जाम है, मगर कोई भी बंदा अपनी लेन से कट के दूसरी लेन में जाके आगे नहीं लग रहा है, वो पीछे ही लगेगा लाइन में। तो ये सबसे बड़ा सिविक सेंस है, अपने मिज़ोरम इंडिया में हो रहा है ये काम। तो ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो ऐसा बहुत कुछ दिखेगा। तो वहाँ क्यों है और हमारे इस साइड क्यों नहीं है? क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और ये हमको ध्यान देना है। हमारी गवर्नमेंट आके, हमारे सीएम आके, हमारे विधायक आके ये सब नहीं करने वाले हैं, हम ही को ध्यान देना है। और जितना हम ध्यान देंगे उतना ही गवर्नमेंट हमारी हम पे ध्यान देगी, क्योंकि हम ही नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम ही गंदा कर रहे हैं अपनी सिटी को। तो जितने भी आप स्वीपर लगा दो डेली सफाई के लिए, हम फिर गंदगी मचा देते हैं। जब तक हम नहीं एक्टिव होंगे तब तक हमारी गवर्नमेंट कभी एक्टिव नहीं होंगे। इसलिए गवर्नमेंट को दोष देने से अच्छा है कि हम अपने आप को सुधारें। हम सुधर गए ना तो सब कुछ सुधर जाएगा। बेसिकली यू आर सेइंग दिस इज बिकॉज ऑफ अ पहाड़ी कल्चर, कि वहाँ के जीन्स में ही कुछ ऐसा है कि दे आर वेरी साफ सुथरा लविंग पर्सन। जीन्स में नहीं है, उनके ऐसे सिखाया गया है, जीन्स की नहीं है। उन्हें ऐसे ही सिखाया गया है कि भाई नहीं गंदगी करनी है, ये खुले में टॉयलेट नहीं करना है, रिस्पेक्ट से सबसे बात करनी है। सब ह्यूमंस है ना, क्यों नहीं बात करनी है किसी से? छोटा बच्चा है उसको आप डांट के बात करोगे, बड़ा है तो आप उससे वैसे बात करोगे, आपसे चौड़ा है तो आप अलग से बात करोगे, आपसे कमज़ोर है तो अलग से बात करोगे। ये क्यों है? एक फल लेने वाले से भी आप प्यार से बात कर सकते हो, उसको अड़काने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा सा टच हो जाए आपकी बाइक में, आपको रिक्शा वाला कोई ठोक दे, आप मानने के लिए तैयार हो जाते हो। अरे ठीक है, सॉरी बोल दिया, आपसे भी कभी होता होगा, तो क्या रिक्शा वाला आपके ऊपर चढ़ता है? तो ये काम आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप भी उसे पोलाइटली बोलता रहे भाई ध्यान से, या थोड़ा घूर के देख लिया वही काफ़ी है। सबसे गलती होती है, रोड पे चल रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम तुरंत लड़ने को तैयार हो जाते हैं, और कुछ लोग तो फिर मानने को भी तैयार हो जाते हैं। तो कितनी गलत बात है। मतलब मैंने एक इंसिडेंट बताऊं आपको कि एक ब्लिंकिट ड्राइवर था, वो किसी की कार थी, उससे हल्का सा टच हो गया। अब वो कार वालों ने, मतलब आई एम वेरी फेमस इन सिटी इफ़ यू कंसिडर मी, तो मेरे मना करने के बाद भी उस ब्लिंकिट ड्राइवर को मारे लोग, उसका फ़ोन रख लिए लोग, जस्ट फॉर इतना स्क्रैच आया था। आप थोड़ा मतलब आपको बुरा लगा, ठीक है, आप डांट सकते हो, बोल सकते हो भाई ध्यान से, ये देखो स्क्रैच डाल दिया ये। आई सेड कि मैं भी अपने पे आ गया, मैंने कहा कि भाई तुम मार नहीं सकते हो, हाँ, मान नहीं नहीं सकते तो हो। फिर मैं दिक्कत कर दूंगा। तुमको जो करना है तुम जाओ पुलिस में कंप्लेन करो, हाँ तुमको करो, जो करो हाँ लीगली है, लेकिन करना है करो। तुम मार नहीं सकते। तो फिर मुंह से जाके कुछ वो रुका। बोलना है बोल दिया, गुस्से में, ठीक है गुस्से में आया, आपकी गाड़ी पे स्क्रैच लगा। तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे हम कितना ध्यान दे रहे हैं? इंसान की वैल्यू नहीं है। एक आपका सामान टूट गया, एक गिलास टूट गया तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो, और आप जो बोल रहे हो वो कितना हर्ट कर रहा है उस इंसान को, ये नहीं समझ रहे हो। क्या वैल्यू है उसकी? आप जाओगे, थोड़े बहुत पैसे खर्च होंगे, हो जाएगा, मगर जो इंसान से इंसान का आप कनेक्शन तोड़ रहे हो वो कितना गलत है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ऑनलाइन सब चीज़ें हो रही हैं, दुनिया को बहुत मज़ा आ रहा है, घर बैठे बैठे सारा सामान घर पहुँच जा रहा है, आपको क्या लगता है? मतलब ये क्या प्रोग्रेस है या नहीं है, या क्या है आपका व्यू इस पे? नहीं, इफ़ आई सी, अगर हम टेक्नोलॉजी के टर्म्स में देखें और टाइम मैनेजमेंट के टर्म्स में देखें, तो इट इज़ वेरी यूनिक एंड न्यू थिंग टू अस। वी कैन नॉट डिस्क्राइब कि इट इज़ गुड और नॉट, बट हम ये देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट की बात करें या फिर हम छोटे दुकानदारों की बात करें, उनके लिए तो डिवास्टेटिंग है ये पूरा। बट वी कैन नॉट अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई कैन नॉट जज कि अभी ये सही है कि गलत है। नहीं, घर बैठे बैठे आराम से सामान मिल जाए तो अच्छी बात होनी चाहिए। हाँ, अभी तो सही है, मतलब मैं कहता रहा हूँ बहुत लोग के लिए सही है, मेरे लिए सही है। मगर मेरे हिसाब से बहुत गलत है।
हाँ, जो घर बैठे बैठे आपको सारा सामान मिल रहा है वो बहुत गलत है। क्यों गलत है? बताइए आप। आप सोचिए क्यों गलत होगा। क्योंकि हम लोग आलसी होते जा रहे हैं शायद। नहीं, हाँ। सबसे बड़ा रीज़न तो कोई सोच ही नहीं रहा है, आलस रीज़न नहीं है। अरे हम अच्छा, अपना VR काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और तुरंत सामान मिल जा रहा है, हमें टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, हम अपनी गाड़ी से जाएंगे, जैसे जाएंगे, धूप नहीं लग रही है, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड हो रही है, तो अच्छी बात होनी चाहिए ना। मगर मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत बुरा हो रहा है। सबसे बड़ा रीज़न इंटरनल कनेक्शन और लोगों में टूटता जा रहा है। हम पुराने ज़माने में जाते थे, दुकान पे जाते थे, वहाँ सामान लेते थे, वहाँ एक शर्मा जी मिल जाते थे, उनसे बात होती थी, बैठ के चाय पीते थे, इतना इंटरेक्शन होता था। अब वो सब खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, ऑनलाइन और ये सब चीज़ों का। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो कोई नहीं सोच रहा है। एंड आई ऑल्सो थिंक कि कहीं ना कहीं थोड़ा डेटा ब्रीच भी हो रहा है। मतलब हमको लगता है कि मेरे ब्लिंकिट, मेरे फूड डिलीवरी ऐप्स पे हमको लग रहा होगा कम से कम 20 एड्रेसेस सेव हैं हर एक पे। तो कहीं ना कहीं तो डेटा का दिक्कत भी है। हाँ, ये वो तो भी अलग, बाद में वो होने वाला है। बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो गई, मगर सबसे बड़ा कनेक्शन का है। आप धीरे धीरे, आप सोसाइटी की बात कर रहे थे, आप सोसाइटी से अलग हो रहे हो ये सब करके, घर में बैठे बैठे। पहले कैसे जॉइंट फैमिली होती थी, अब क्यों नहीं है? सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं, सबको अपनी अपनी प्रिवेसी चाहिए। और उसके बाद सोसाइटी की भी बात करते हैं कि भी सोशल होना चाहिए। अरे घर में तो आप कर नहीं पा रहे हो, अपने भाइयों से तो कर नहीं पा रहे हो, और आपको दुनिया से सोशल होना है, तो क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? लोग आपस में बैठे रहते हैं फैमिली में और हर एक आदमी फोन पे लगा रहता है। हाँ, आप बैठो साथ में खाना खाओ, ये सब हो, फ़ोन ना देखो, कहाँ होता है अब? दिवाली पे हम एक दूसरे के घर जाते थे, वो भी धीरे 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 कल्चर खत्म हो ही रहा हो है। ये गया। सब नेपाल में है अभी भी। वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के अपनी हर फेस्टिवल में निकलते हैं, लेडीज़ रेड ड्रेस, गले में वो ग्रीन कलर की एक माला होती है, बड़ा सा सिंदूर माथे पे या तिलक होता है। आप जितने भी मेल्स देखोगे सब वो ढाका टोपी लगाते हैं, हर अपने ओकेजन पे कुर्ता पजामा पहनते हैं, प्लस कोट होता है उनका ब्लैक कलर का। उन्होंने ट्रेडिशन अपना छोड़ा नहीं, और सबसे अच्छी बात यही है। जितना वेस्टर्न कल्चर, जितने क्लब्स खुल रहे हो, जितना सब कुछ हो रहा हो, मगर उन्होंने अपना ट्रेडिशन छोड़ा नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट वही है। अब मैंने ये भी देखा है, नोटिस किया है कि वो मतलब स्ट्रीट एनिमल्स को बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। कि मतलब हम पोखरा भी गए थे तो वहाँ के स्ट्रीट डॉग्स को लोग बहुत अच्छे से अपने ही रेस्टोरेंट में बैठा ले रहे हैं, अपने हाथ से खाना खिला दे रहे हैं, बट दे आर वेरी लविंग। दिवाली के पहले एक फेस्टिवल होता है जिसमें वो डॉग्स को पूरा माला वाला पहना के उनकी पूरी प्रॉपर पूजा वूजा करते हैं। और एक में गाय का भी होता है, और ये सब दिवाली के आसपास ही फेस्टिवल होते हैं, तो इसलिए वो पूजा करते हैं डॉग्स की, इसलिए उन्होंने ऐसे रखा हुआ है डॉग्स को कि स्ट्रीट पे भी रहें और उनको खाना भी मिलता रहे। और इसीलिए डॉग्स वहाँ फ्रेंडली हैं। हमारे यहाँ क्यों फ्रेंडली नहीं है? देखते ही बच्चे मारने लगते हैं, लोग भगाने लगते हैं। और वहाँ के डॉग्स बिल्कुल निडर हैं, ऐसे ही चलेंगे आपके बगल में, उनको डर नहीं रहेगा। हमारे यहाँ इतने डरपोक हैं। मैं आपको इंसिडेंट बताऊँ, हम लोग गए थे उनके डॉग्स के, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनके गले में बेल्ट्स बांधने ताकि वो विजिबल रहें रात में भी, और कोई डॉग आने को तैयार ही नहीं था। हम उनको खाने के लिए भी दे रहे थे तो खाने के लिए भी मुश्किल से हमारे पास आ रहे थे, और जो आ भी रहे थे बहुत मुश्किल से हमने बैंड्स बनाए थे उन लोगों को। तो इतना है। और वहाँ के डॉग्स को देखिए, वो खुद ही आपके बगल में बैठे रहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप प्यार कर रहे हैं, मतलब ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो डर के आपसे भाग रहे हैं। ये दिखाता है इंसानियत, कि आप कितने वो कंट्री या देश या सिटी कितनी अच्छी है जहाँ जानवर आपसे नहीं डर रहा है। अभी मैं चितवन गया था, वहाँ हाथी और राइनो ऐसे ही घूम रहे हैं रोड पे। हाँ, रोड पे मैंने वो घूम रहे रील हैं। देखी आपकी। हाँ, वो कैसे घूम रहे हैं? क्योंकि आप उनको इतना प्यार दे रहे हो ना, तो उनको भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ा। डेंजरस हैं वो भी, उसमें कुछ होते हैं, उत्पात भी मचाते हैं, मगर फिर भी फ्रीली घूमते रहते हैं वो लोग। और वो सब जंगली जानवर हैं। जंगली जानवर है ना, वो पेट थोड़ी है, राइनो पेट थोड़ी है, क्योंकि पूरा जो एरिया है वो जंगल है। राइनो कभी भी निकल आता है, फिर वो कंजर्वेशन वाले आते हैं, हाथी पे आते हैं, फिर उनको लेके जाते हैं। कई बार नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं सब आते हैं बड़े प्यार से। अब शेर तो नहीं घुस जाएगा ना, मतलब वो उस चीज मगर को राइनो इज समझते अ डेंजरस एनिमल। फिर भी वो रोड्स पे आपको आराम से दिख जाता है, लोग खिला रहे हैं। और हाथी तो बहुत कॉमन है। एलिफेंट के बच्चे तो जाके किसी दुकान में कभी सेब उठा ले रहे हैं, कुछ सब्जी उठा ले रहे हैं, और लोग फिर भी प्यार से उनको ट्रीट कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। तो जानवरों से प्यार कर सकता है जो डॉग से प्यार कर सकता है, उसका हार्ट बहुत अच्छा होगा, ये मेरा मानना है, क्योंकि मेरे पास भी 4 डॉग्स हैं।
4 डॉग्स हैं। 4। बट एक लास्ट हम नेपाल का टॉपिक थोड़ा स्किप करेंगे कि वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि नेपाल में बहुत से इलीगल एक्टिविटीज़ भी हैं, है ना। नेपाल में बहुत से प्रॉब्लम्स भी हैं। नेपाल हमेशा से ही मतलब इंडिया फ्रेंडली नहीं रहा है, कभी कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। और नेपाल, इंडिया में जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उसका भी बड़ा केंद्र नेपाल है। वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट ऑल्सो। ओके सर, लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। और हम जानना चाहेंगे रेमो डिसूजा सर से आपका जो लगाव है उसके बारे में। और दोस्तों, एक छोटे शहर का लड़का रमेश गोपाल नायर, एयरफोर्स में थे वो, उनका बेटा। पिता चाहते थे कि इंडियन फोर्स ही ज्वाइन करे वो लड़का, लेकिन उसने कहा मुझे डांस करना है। मुंबई आया, प्लेटफॉर्म पर सोया, इंडियन रेलवेज के प्लेटफॉर्म पर सोया, भूखा रहा। रंग की वजह से, उनके कलर कॉम्प्लेक्शन की वजह से रिजेक्ट हुए वो, लेकिन टैलेंट होने के बावजूद भी रिजेक्ट हुए वो। फिर ABCD जैसी फिल्में, बाजीराव मस्तानी, ये जवानी है दीवानी, और फिर 2020 में एक छोटा सा हार्ट अटैक भी आया, और फिर वापस उठना। मैं बात कर रहा हूँ रेमो डिसूजा की। सर, ये व्यक्ति आपके लिए क्या महत्व रखते हैं? वैसा इंसान मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा, इसलिए मैं उनसे इतना अटैच्ड हूँ। इतनी इतनी बड़ी पोजीशन पे होते हुए भी इतने हम्बल, पता नहीं वो कैसे रह लेते हैं। और मैंने कभी भी उनको गुस्सा करते हुए भी नहीं देखा, सेट पे भी नहीं और वैसे भी नहीं। बहुत पोलाइटली और सबसे रिस्पेक्ट से बात करना, चाहे एक स्पॉट बॉय हो या कोई बड़ा इंसान हो, तो बहुत प्यार से बात करते हैं। और यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी खूबी है उनमें, इसीलिए लोग उनसे इतना जुड़े हुए उनको भगवान मानते हैं, और मैं भी। मैं पहले इंस्टेंस में आता हूँ कि जब कैसे आप उनसे मिले? बेसिकली वो भी बहुत एक्सरसाइज से बहुत एक्सरसाइज करते हैं। वो भी बहुत तो वो कुछ चैलेंजेस डालते थे लॉकडाउन के टाइम में कि 28 डेज चैलेंज है, इसमें ये नहीं खाना है, इसमें ये करना है चीज़ें। तो मेरे लिए तो नॉर्मल थी कि शुगर नहीं खाना है, तो मैं वैसे ही शुगर नहीं खाता हूँ, तो मेरे लिए नॉर्मल था। मैंने कहा ये तो बड़े आराम से, मेरा तो डेली है, मुझे कुछ छोड़ना भी नहीं है सच। तो वो चैलेंजेस जो डालते थे और मैं चैलेंजेस पूरा करके और उनको भेजता था, और उनको बहुत पसंद आता था। तो धीरे धीरे करके वो मुझे रिकॉग्नाइज करने लगे, और ऐसे ही शुरुआत हुई हमारी। और जिस दिन मिले उस दिन? एक मेरा फ्रेंड है मुंबई में, वो भी कोरियोग्राफर है, डांसर है। मैं उनके थ्रू मिला था, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, रोहन सिंह। और उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी। अगर वो शायद नहीं होते तो आज मैं रेमो सर से मिल भी नहीं पाता, और इतने आराम से तो नहीं मिल पाता, और घर तक तो शायद नहीं पहुँच पाता। तो वो मुझे लेके गए थे सर के यहाँ, जब उन्होंने इतना प्यार देखा रेमो सर के लिए मेरा, तो उन्होंने कहा कि अब मैं ले चल रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से मैं रेमो सर के सामने प्रेजेंट हो पाए। अभी तक तो उनको टीवी पे या वैसे शूट पे देखना, ऐसे कभी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं सामने से जाके बात करूं। और फिर ये थोड़ा बहुत लॉकडाउन में एक्सरसाइज का चलने लगा, जो चैलेंजेस डालने लगे वो रिपोस्ट करने लगे। फिर थोड़ा सा हो गया, हम लाइव आने लगे, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग खाली थे, तो लाइव आने लगे, लाइव पे मैं आने लगे उनके साथ। तो धीरे धीरे वो कनेक्शन बढ़ना, और घर तक तो मैं सोच भी नहीं सकता था अगर रोहन भाई नहीं होते तो। नहीं, मैं मतलब जो भी चीज़ें आपने बताई वो उतना बड़ा रीज़न नहीं होगा किसी इंसान के चेहरे का टैटू बनवाना। आई वांट टू नो कि उतना प्यार कैसे लग गया आपको कि आपने उनका टैटू ही बनवा दिया? आपने नेपाल का मेरा टैटू देखा है मेरे नेक पे, मैंने नेपाल का फ्लैग का टैटू बनाया है मेरे नेक पे। तो जब दुनिया से आपको कुछ ऐसा ना मिल रहा हो जो किसी एक देश से या इंसान से मिल रहे, तो 2 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में, रेमो सर और एक नेपाल। ठीक है, इतना प्यार मुझे मिला है वहाँ से कि मैं इस हद तक आ गया कि मैं उनका टैटू, एक परमानेंट टैटू अपने बॉडी पे बना सकूं, जो कि बहुत बड़ी बात है। मैं सलमान खान का भी बहुत बड़ा फ़ैन था, मगर मैं कभी भी सोच भी नहीं सकता था कि उनका टैटू मैं अपने बॉडी पे बनाऊं, क्योंकि वो नहीं कनेक्शन है उनसे। वो एक फिल्म स्टार है, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, मगर उनका टैटू ये बहुत ऐसे लाइफ में, मुझे टाइगर श्रॉफ बहुत अच्छा लगता है, ऋतिक रोशन बहुत अच्छा लगते हैं, और उनका टैटू नहीं बनाऊंगा मैं। उससे कनेक्शन नहीं है, वो एज अ पर्सन मैं नहीं जानता हूँ उनको। वो तो जो पर्दे पे दिख रहे हैं वो तो सब कुछ अच्छा ही दिखता है, उसी से हम फ़ैन होते हैं। रियलिटी अलग होती है, और जो आपको पर्दे पे दिख रहा था वो बहुत ही डिफरेंट होता है।
तो जब रियल में मिलते हो, पहले एक फ़ैन होते हो, जब रियलिटी में मिलते हो तो आपको पता चलता है कि सही में वो इंसान वर्थ है कि नहीं, जितना आप उसको मान रहे हो। तो जब मैं मिला तो और इम्प्रेस हो गया उनसे, जैसे उन्होंने मुझे ट्रीट किया, जैसे इज़्ज़त से बैठाया। और मैंने जब उनको फर्स्ट टाइम टैटू दिखाया तो खड़े हो गए। उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ मेरे लिए बोला। पूरा फैन बॉय वाला मोमेंट। हाँ, तो पूरा रिकॉर्डेड है और आप इंस्टाग्राम पे वो वीडियो भी देख सकते हो। तो वो अलग ही था। वो। पर अभी अभी आपने ना एक सेंटेंस बोला कि जो चीज़, जो प्यार आपको नहीं मिलता दुनिया से, वो एक देश से मिल जाए या फिर एक इंसान से मिल जाए। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप डिप्राइव्ड फील कर रहे थे कि आपको बचपन में प्यार नहीं मिला, या कि आपको ये प्यार इस रूप में मिला इस आदमी से या फिर इस देश से कि आप जैसे हैं वैसे इन लोगों ने एक्सेप्ट किया और बाकी दुनिया ने वैसे नहीं किया आपको? क्या ये रीज़न था? बचपन वाला और या किसने कैसे ट्रीट किया, मैं इन सब चीज़ों में जाते ही नहीं हूँ। मैंने पहले भी बोला है, मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेरे सामने बोलोगे तो मैं आपसे लड़ने कभी नहीं जाऊँगा। मैं आप पे हँसूँगा कि भाई आपकी सोच ऐसी है। इतना इतना कामनेस कहाँ से आ गया? धीरे धीरे कैसे होता आ है गया? वो, लाइफ में धीरे धीरे होता है। जब आप चीज़ों को इग्नोर करने लगते हो ना कि भाई ठीक है, बोल रहा है वो, उसकी सोच है, आप क्यों उसके लेवल पे जाके और लड़ रहे हो उससे? बोल रहा है तो बोलने दो। बल्कि बेसिकली आज तक कोई मेरे मुंह पे कुछ बोला नहीं है। जो भी होता है मैसेज पे या पीठ पीछे या लोगों से सुनने को मिलता है। किसी की हिम्मत नहीं, ऐसे लोगों की हिम्मत भी नहीं होती है सामने आके बोले। ट्रोलिंग का क्या है? आप ट्रोलर्स को देखो ना, वो अगर उनके आप खोल भी लो, आईडीज़ खोल लो, तो ज़ीरो पोस्ट होगा, कोई पोस्ट वोस्ट नहीं होगी। वो सिर्फ ट्रोलिंग करने के लिए, वो अपनी लाइफ से खुश नहीं होते हैं, अपनी लाइफ में किया नहीं होता है, और वो दूसरों को की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं या देख नहीं सकते हैं, इसलिए वो उनकी ज़िंदगी में घुस के उनको ट्रोल करते हैं, जबकि कोई मतलब नहीं है उनको। ये अच्छा था सर। नेपाल की बात कर लिए हम लोग, रेमो सर की बात कर लिए हम लोग, पर हमको एक और चीज़ बताइए, क्योंकि आप रेमो सर की वजह से थोड़ा बॉलीवुड से क्लोज भी रहे, तो इज देयर एनीथिंग कि आपको नहीं पसंद आया बॉलीवुड का? पता नहीं, मुझे तो सब कुछ। आपने अभी एक चीज़ बोला था कि फेक और रियल पर्दे, और हाँ, ये तो है ही, बॉलीवुड में ये तो है, मगर मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचूं कि अच्छा है खराब है। अच्छे खराब लोग दुनिया में सब जगह हैं। आपने नेपाल की बात की भी, वहाँ पे ड्रग्स और ये सब चीज़ें तो हर जगह है। कोई देश परफेक्ट नहीं है। चाहे अमेरिका ले लो, अभी अमेरिका में बाढ़ आई हुई है, आप क्या कहोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है उनका कि शहर के अंदर बाढ़ आई हुई है, आपने देखा होगा शायद रील्स पे। तो वो तो दुनिया का सबसे पावरफुल देश है, और फिर भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कि वहाँ पानी रुक भी गया। तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई भी देश परफेक्ट नहीं है। चाहे नेपाल हो चाहे इंडिया में है। नेपाल की तारीफ कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि एकदम परफेक्ट है। परफेक्ट कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, किसी की भी लाइफ में, और कोई परफेक्ट नहीं है, कोई देश परफेक्ट नहीं है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। कमी सबके अंदर है। बस आपके अंदर है कि जो आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, या आपको किसी से प्यार हो जाता है, किसी इंसान से, किसी देश से, किसी जानवर से, तो आपके मन में या दिल में आप एक सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए हो जाता है। वही डॉग्स के लिए या नेपाल के लिए या सर के लिए मेरे दिल में है। जैसे सर आपने अभी बताया कि आपको खासकर उन व्यक्ति से या फिर उस समाज से लगाव है जो आपको आपकी तरह, जैसे आप हैं वैसे अपनाता है, और उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, बेसिकली अगर आप इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, दैट इज़ मेन थिंग। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे समझे ना समझे, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर कोई भी इंसान है, छोटा है बड़ा है, गरीब है अमीर है, उसको उसके मतलब इंसान की तरह ट्रीट करो। उसको इसलिए नहीं ट्रीट करो कि कमज़ोर है तो उस पर आप चढ़ के बात करोगे, और अभी वो फॉर्चूनर से उतरेगा तो आप नरमी से बात करोगे। ये नहीं चाहिए। बस इंसान को इंसान की ट्रीट करो, जैसा भी पैसे वाला है चाहे गरीब है, बस। लेकिन इंडिया में इंसान कितना भी बेवकूफ़ हो, लेकिन अगर पैसे वाला है तो उसको तो अच्छा ही ट्रीट किया जाता है। बस नहीं होना चाहिए ये। लेकिन आई हैव सीन पीपल जो कि बहुत रिच हैं लेकिन बहुत ही डाउन टू अर्थ। हाँ, बेस्ट एग्जांपल रेमो सर हैं। ऐसे ही थोड़ी टैटू बनाया मैंने। अच्छा सर, लेट्स गेट बैक टू देवरिया। कि आपने देवरिया से अपना सफ़र शुरू किया। यू हैव वेंट टू मैनी कंट्रीज, रिप्रेजेंटेड इंडिया,
वेंट टू बॉलीवुड ऑल्सो, आप बहुत अच्छा काम किया। आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ थी बाहर के शहरों में या फिर मुंबई में या फिर दिल्ली में, कहीं भी कुछ करने के लिए, बट यू चोज देवरिया फॉर कैलिस्थेनिक। कोई कनेक्शन था या फिर कुछ ऐसे ही होता चला गया? यही पैदा हुआ हूँ तो एक कनेक्शन तो रहते हैं ना अपनी जगह से। आप जितने भी बड़े 5 स्टार होटल में रुक जाओ, जितनी फैसिलिटीज़ वहाँ मिल जाए, जितना मज़ा आपको वहाँ आ जाए, अल्टीमेटली आप घर ही आते हो, और जो सुकून घर में आता है ना वो कहीं नहीं आता है आपको। फैक्ट है ये। सही तो बात वही चीज़ है कि भाई अपनी जो सिटी में जहाँ बचपन से रहे हैं, वो जो जगह है, जो लोग हैं वहाँ के, उससे आप इतना अटैच हो कि आप कहीं भी जाते हो, जो भी मज़ा ले लेते हो, जिस भी मुकाम पे पहुँच जाते हो। बेसिकली मैं ही सोचे तो मैं तो इतना अटैच हूँ जगह से कि भाई मैं इस जगह को छोड़ नहीं पाया। है। इसलिए मैंने पढ़ाई भी सारी यहीं की, जबकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं 10th के बाद बाहर जाके पढ़ाई करूँ, जबकि मेरे भैया भी बाहर ही पढ़ रहे थे। मगर मैंने मना कर दिया, और फिर मेरा ताइक्वांडो भी छूट जाता अगर मैं बाहर जाता तो मैंने पढ़ाई से ज़्यादा प्रायोरिटी अपने स्पोर्ट्स को दिया या अपनी हेल्थ को दिया, और इसीलिए मैं यहाँ से बाहर से निकला ही नहीं, जबकि अंदर जाता रहा आता रहा, मगर सेटल यहीं हूँ। सर बढ़िया है मतलब। और मैं क्या, हम लोग आने वाले समय में ये भी देख सकते हैं कि आप नेपाल इतना ज़्यादा जाने लगेंगे, आपको पता नहीं होगा पर आपको लोग ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नेपाल भी बोलने लगे हैं। हाँ, बहुत कमेंट में मैंने पढ़ा है, लोग कहते हैं। अच्छी है ना। हाउ डू यू फील दिस? हाँ, बहुत अच्छा लगता है यार। और रिकॉग्निशन किसको नहीं मज़ा आता है। कोई आपकी तारीफ़ करे, किसको मज़ा नहीं आता है, बट वो तारीफ़ सही होनी चाहिए, बस मुंह पे बोलने वाली नहीं होनी चाहिए। और जब आपको काम का रिजल्ट मिलता है तो सभी को अच्छा लगता है। सर आप अभी हमको ना कुछ देर पहले बिफोर दिस पॉडकास्ट यू वर टेलिंग अ स्टोरी अबाउट क्रिकेट, बताओ, आप प्लीज़ बताएं ना, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छी स्टोरी थी वो। क्रिकेट 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 मुझे बचपन से ही नहीं पसंद है। एंड पता नहीं, लोग शायद सारे लोग उसके पीछे भागते हैं, इसलिए मैं उससे दूर हूँ। शायद ये भी हो सकता है। मुझे क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी आप चाहो पूछो अगर 2-4 नाम के अलावा, मुझे कोई विराट कोहली खेल रहा है, ये T20 और क्या क्या लीग वीग, मुझे कोई मतलब नहीं रहता है इन सब चीज़ों से। अच्छा लगता है सुनने में जब इंडिया जीत गई। अब तो सब प्लेयर मिक्स हो गए ना, आई थिंक सो। वो सब इंडियन ही आपस में ही, लखनऊ और टीम, ये टीम वो, तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता है। फिर भी लखनऊ इंडिया पाकिस्तान हो रहा है, इंडिया इंग्लैंड हो रहा है, तो समझ में वो थोड़ा बहुत आता है, ये तो बिल्कुल नहीं आता है। तो मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था क्रिकेट में, जब तक मैंने अभी कुछ दिन टाइम पहले नेपाल की टीम को नहीं देखा था। उसमें एक क्रिकेटर हैं सोमपाल कामी, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एंड मैं मैनिफेस्ट भी कर रहा हूँ, और मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ कि मैं उनके घर तक पहुँच पाऊँ, उनसे मिल पाऊँ। ललितपुर में वो रहते हैं, यहाँ तक तो मैंने पता कर लिया है। बस उनके घर तक पहुँचना है मुझे, या उनसे मिलना है। तो क्या मतलब, कुछ उनकी क्वालिटी थी कि कुछ? पता नहीं, कुछ अजीब सा चार्म है उनके अंदर। आई डोंट नो, कभी ऐसा फील नहीं किया, और क्रिकेट में तो बिल्कुल नहीं। आई डोंट नो क्या किया उन्होंने। एक मुद्रा की थी, योगा की मुद्रा की थी, विकेट लेने के बाद, कैच लेने के बाद, वो भी बहुत फेमस हुआ था। तो उसके बाद पता नहीं क्यों ऐसा कोई कनेक्शन मुझे फील हो रहा है। आई डोंट नो। वो डॉग से बहुत प्यार करते हैं, अपनी वीडियोस भी डालते रहते हैं डॉग्स की भी। और जैसा मैं फील करता हूँ वैसे ही मैं उनकी स्टोरी में देखता हूँ उनको करते हुए। तो जिम भी जाते हैं, ऐसा एक्सरसाइज भी करते रहते हैं, तो एक कनेक्शन बन रहा है धीरे धीरे। एंड आई थिंक सो मिलूंगा तो वो कनेक्शन और ज़्यादा हो जाएगा। ओके सर, हमने बात कर ली कैलिस्थेनिक की, हमने बात कर ली आपके बचपन की, हमने बात कर ली रेमो सर की, हमने बात कर ली आपके टाइकोंडो की, सबकी बात कर ली। आई वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट योर अपीयरेंस, क्योंकि ये बहुत चर्चित विषय है पूरे देवरिया में भी और बाहर के सिटीज़ में भी। और आई नो कि आपको भी पता होगा कि ये आपका एक अट्रैक्शन पॉइंट है। तो क्या रीज़न है आपके अपीयरेंस के पीछे और आपके हेयर स्टाइल के पीछे? मतलब कुछ तो बताइए। आपके इतने ढेर सारे पियर्सिंग्स हैं, इतने ढेर सारे टैटूज़ हैं, मैं जानना चाहूँगा कि कितने टैटू हैं। आपका ये जो लॉकेट है ये भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, अगर मैं कहूँगा, मेरे हिसाब से तो नहीं, लेकिन लोगों के हिसाब से कि एज अ हिंदू बट यू आर वेयरिंग अ क्रॉस, इतने ढेर सारे टैटूज़, कितने टैटू होंगे, कितने पियर्सिंग होंगे, एंड क्या रीज़न है इनके पीछे? अगेन द सेम थिंग, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, जैसे आपको पहले बताया है। तो मुझे डिफरेंट करना था, और वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंड करते करते अभी आज इतना हो गया। मैं हर बर्थडे पे एक टैटू बनवाता हूँ अपने। अभी Okay. कुछ सालों से बनवा रहा हूँ, मतलब 8-10 साल से। एंड तो वो
एक चीज़ पे मैं अगर स्टक हो जाता हूँ तो मैं उस पर स्टक रहता हूँ। जैसे ताइक्वांडो 15 साल किया, कैलिस्थेनिक 6 साल से कर रहा हूँ, रेमो सर के साथ 8 साल लोग करीब हो गए उनके साथ। तो मैं स्टक हो जाता हूँ तो स्टक हो जाता हूँ, मुझे कोई चीज़ पसंद आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल नेपाल हो गया, 1.5 साल से नेपाल कर रहा हूँ तो नेपाल ही कर रहा हूँ। कितने लोगों ने मुझे बोला कि इंडिया में ये जगह कर लो, वो कर लो, हम ऑफर दे रहे हैं, आ जाओ, पैसे भी नहीं लगेंगे, मगर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ऐसे ही हूँ, मैं स्टक हो जाता हूँ एक चीज़ पे, तो फिर जब तक ख़त्म नहीं होती है वो चीज़, एक लिमिट नहीं क्रॉस कर लेती है, तब तक मैं उस पर स्टक रहता हूँ। एंड वैसे ही क्रॉस के साथ भी है, मुझे हर भगवान में बिलीव है। इधर ओम भी है, बुद्धा जी भी हैं, गणेश जी भी हैं। तो मेरा मानना है कि भगवान सब एक हैं, चाहे अल्लाह हो चाहे कोई हो। और मुझे बचपन से जीसस पता नहीं क्यों पसंद थे, मुझे उनके कल्चर बहुत पसंद है। जैसे उनके यहाँ शादियाँ होती हैं एक सिंपल, और चर्च में ही शादी कर लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं। हमारे यहाँ कितना तीम जाम रहता है, आप लोन ले लेते हो उसके लिए, ज़िंदगी भर यही भरते रहते हो, शादियों में यही होता है। और बड़े से ज़्यादा दिखाना की कोशिश करते हो कि हाँ भाई, मेरे में शादी में तो ये 50 तरह के पकवान थे, तो ये लोग आए थे। तो ये हमारे में ज़्यादा पॉम्प एंड शो कुछ ज़्यादा ही है शादियों में। तो वो मुझे सिंप्लिसिटी क्रिश्चियंस की बहुत अच्छी लगती है, या सिख्स में भी होता है, गुरुद्वारे में शादी कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं शायद इससे ज़्यादा अटैच था, और मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा भी हूँ, तो थोड़ा सा असर शायद उसका भी था, उस कल्चर का। इसलिए क्रॉस हमेशा मेरे साथ होता है। उसका कोई धर्म से कोई मतलब नहीं है, मैं हिंदू हूँ, उसका मैं ये नहीं मानता हूँ कि आप नहीं कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे, जो अच्छी चीज़ हो, जो आपको अच्छा लगे वो करो। आपको अच्छा लगे का मतलब नहीं है कि कुछ बुरा आपको अच्छा लग रहा हो तो वो करो आप। बेसिकली जो भी चीज़ अच्छी हो, जो समाज के लिए भी अच्छी हो, जिसमें कोई बुराई ना हो। फॉर एग्जांपल मेरा ताइक्वांडो सीखना है, अगर आप मना कर रहे हो और वो चीज़ अच्छी है, बुरी नहीं है, आपको सबको पता है, तो वो चीज़ में अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा, फिर मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। And about your piercing and septum? वो सब वैसे ही है, Fashion. फैशन है, अट्रैक्शन है, लोगों को अट्रैक्ट करने का है, अलग दिखने का है। कोई हमको स्टोरी बताइए आपके टैटू से रिलेटेड कि ये इस चीज़ की वजह से बना। सबसे बड़ा टैटू तो सौ का ही है, रेमो सर का ही रेमो सर। टैटू है। और उसकी वजह बहुत लोगों ने, जब मैं बनवाने लगा तो बहुत लोगों ने मुझे मना किया था कि तुम्हारा 4 दिन का शौक है, उसके बाद फैन फॉलोइंग ख़त्म हो जाएगी, तो ये है। मगर मैंने किसी की नहीं सुनी। मैं थाईलैंड गया, वहाँ से एक आर्टिस्ट बहुत है द बिगेस्ट जेस्चर कोई कर सकता है तो हमको लगता है कि यही है। इससे बड़ा जेस्चर क्या ही हाँ, कोई कर क्योंकि वो सकता है। परमानेंटली आपके बॉडी पे है, और आई थिंक सो आपके मरने के साथ ही जाएगा वो। तो बहुत लोगों ने मना किया था मुझे, मगर मैं नहीं सुना, मैंने अपने दिल की सुनी। और उसके करने के बाद ही रोहन भाई मुझे उनके घर लेके गए थे फर्स्ट टाइम, और उसके बाद ही तो कई बार जाना हो गया। और आपके बाल बहुत बड़े अट्रैक्शन होते हैं सर इसका। इसकी भी एक छोटी स्टोरी है कि हमने एक वीडियो देखा था कि नेपाल में कोई पुलिस, बॉर्डर पुलिस ने आपको रोका और आपके बाल के बारे में बोला। अब वो तो अक्सर पूछते ही रहते हैं, क्योंकि आधे लोग मुझे नेपाली समझते हैं जबकि मैं इंडियन हूँ। एंड मेरे लुक को देख के, तब मेरे डेडलॉक नहीं थे, लंबे बाल थे, तो मेरे लुक को देख के एक मेरा नेपाली फ्रेंड है, उसने बोला कि ये लुक बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे ऊपर। तो उसके बोलने से मैंने फिर नेपाल में ही ये डेडलॉक करा लिए थे, क्योंकि तो ये ओरिजिनल हेयर्स हैं। हाँ, ओरिजिनल हेयर्स है, एक्सटेंशन करा सकते हो आप जितना चाहो, मगर ओरिजिनल हेयर्स, मेरे बाल वैसे ही, अगर 10-15 साल पुरानी फोटोग्राफ देखो तो इतने बड़े बाल थे मेरे। तो ऐसे हुआ ये डेडलॉक का, जो कि मेरे दिमाग में नहीं था, मेरे फ्रेंड का था आइडिया, और मैंने अडेप्ट कर लिया तुरंत। मैं इतना टाइम नहीं लगाता हूँ चीज़ों को लेने में, अरे पता नहीं कैसा लगेगा, क्या होगा क्या होगा, मैं इतना सोचता नहीं हूँ लाइफ में भी कि मतलब 53 का हो गया हूँ तो इस एज में ये कर रहा हूँ, अभी कंटेंट क्रिएशन शुरू किया है 1-1.5 साल से, तो मैं सोचता नहीं हूँ, और जैसे ही होता है मैं तुरंत अडेप्ट कर लेता हूँ चीज़ को, और यही होना चाहिए लाइफ में भी। वो आप अडेप्ट नहीं करते, इसलिए आप उसी चीज़ को रगड़ते रहते हैं। एक शॉप जा रहा है तो शॉप ही जा रहा है, दिन भर वही एक काम ही कर रहा है, इसलिए उसकी लाइफ चेंज नहीं हो पाती है। मैं जो चीज़ करना चाहता हूँ करता हूँ, फिर जब एक लेवल तक उस पर पहुँच जाता हूँ, ऐसे भी नहीं छोड़ देता हूँ। ताइक्वांडो 15 साल किया, कैलिस्थेनिक्स कर रहा हूँ 6 साल से, नेपाल जा रहा हूँ 1.5 साल से। तो कंटिन्यू जब तक आप नहीं करोगे ना, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, द करेक्ट वर्ड इज कंसिस्टेंसी। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होगे किसी काम में ना, किसी भी काम में, फॉर एग्जांपल आप शॉप जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप घूम रहे हो, अब जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहोगे किसी काम में, तब तक वो काम में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे मेरे अकॉर्डिंग। ओके। तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी 2 चीज़ें हैं जो आपको लाइफ में उतारनी पड़ेगी,
चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप घूमने में हो, चाहे कंटेंट क्रिएशन या पॉडकास्ट, जो भी है। सर आपने अभी ना व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट क्रॉस थिंग एंड चर्च थिंग, तो आपने मैरिज की बात की, तो आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि जितना हम जानते हैं कि आप अनमैरिड हैं अभी एंड यू आर 53 राइट नाउ, तो आपने शादी क्यों नहीं की? शादी क्यों नहीं की इज़ अ बिग क्वेश्चन। और मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसका इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मैं यूएस में था, मैं ताइक्वांडो के लिए गया था, एंड मेरी एक गर्लफ्रेंड वहाँ बनी, वो जर्मनी की थी, वो भी ताइक्वांडो में आती थी। और जब हम मिले थे, ना उसको शादी करनी थी ना मुझे शादी करनी थी। फिर हम साथ में रहे और 6 महीने साथ में ही थे हम। मैं लिव इन में रह रहा था उसके साथ। और जब मैं यहाँ वापस आया, हमने कुछ प्लान्स किए थे कि भाई कैसे करना है, क्योंकि मैं ऐसे प्लान से गया तो नहीं था ना, और अचानक ऐसी चीज़ें हो गई थी। तो हमने प्लान किया था कि मैं अभी इंडिया आऊँ, क्योंकि मैं गया तो 15 दिन के लिए था, आया 6 महीने बाद था। तो कुछ हमने डिस्कस किया था कि ऐसे ऐसे करेंगे। वो प्लान आउट सही से जब मैं इंडिया वापस आया तो कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, और वो प्लान आउट ठीक से हो नहीं पाया, और मैं वापस नहीं जा पाया। और उसकी वजह से धीरे 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 लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से वो धीरे 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 ख़त्म हो गया। और जबकि शादी का इससे कोई मतलब नहीं है। मैं फ्री रहना चाहता था बचपन से ही, अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहता था मैं, किसी के अकॉर्डिंग नहीं। और फैमिली का जो प्रेशर है बहुत बड़ा होता है। अब जब वाइफ आती है, बच्चे हो जाते हैं, तो आप बेसिकली वाइफ और बच्चे और फैमिली के लिए जीने लगते हो। आपकी लाइफ नियर अबाउट ख़त्म ही हो जाती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो जिम्मेदारी मैं लेना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं फ्री रहना चाहता था। इसलिए मैंने शादी नहीं की, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। आप अभी भी उनके टच में हैं? नहीं, अभी टच में नहीं। बट वो भी तो एक जिंदगी का एक पहलू है ना, शादी भी एक जिंदगी का पहलू है, वो भी एक्सपीरियंस इंसान को तो करना ही चाहिए। तो जैसा अभी मैंने कहा ना, मैं सबसे अलग ही रहना चाहता हूँ, तो फिर ये भी एक उसी का पार्ट है कि शादी तो दुनिया कर रही है, तो तुम्हें क्यों करनी है? अपनी फैमिली लीनेज बढ़ाने के लिए। क्या हो जाएगा? कौन से हम राजा महाराजा हैं, मेरा वंश खत्म हो जाएगा तो कुछ? कि पुराने ज़माने का था, जो राजा महाराजाओं का बेटा उसका राजा बनता था, वंश मेरा वंश। अरे हो क्या तुम, जो तुम्हारा वंश है? हम हैं ही क्या जो हमारा वंश है? तो टाटा बिरला ये बात बोले वंश बढ़ाना है तो समझ में आता है। हम लोग आम आदमी है, क्या वंश है? 4 लोग घर में है नहीं और वंश बढ़ाने की बात करते हैं। अपना घर चल नहीं रहा है, अपना घर चल नहीं रहा है, अपने पेट पाल नहीं पा रहे हो, वंश की बात कर रहे हैं। तो मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। वंश है, नहीं होगा तो मरने के बाद आपको महीने 2 महीने बाद कोई पूछने वाला भी नहीं है। मेरे फादर भी तो नहीं है के दिन जिस दिन, मतलब मेरे फादर भी नहीं है कुछ टाइम पहले। तो क्या मैं रोज़ याद करते रहता हूँ? कभी कभी होता है वो, रोज़ याद तो नहीं करता हूँ ना। मैं उनके बिना मर गया कि वो नहीं है तो मैं भी नहीं रहूँगा, ऐसा तो होता नहीं है ना। लाइफ में लाइफ तो चलती रहती है, लाइफ गोज ऑन। तो फिर ऐसे ही है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका वंश चलेगा नहीं चलेगा। तब तो कोई प्लान भी नहीं होगा शादी करने का। नेवर नेवर। बहुत खुश हूँ मैं, मैंने एक टैटू भी कराया है, हैप्पीली अनमैरिड। हैप्पीली अनमैरिड, ओके। सो थोड़ा माहौल लाइट करते हैं। विल आस्क अ रैपिड फायर राउंड, ठीक है? सवाल पूछेंगे, ऑप्शंस होगा, जल्दी जल्दी जवाब देना है। टाइकांडो और कैलिस्थेनिक्स? पहले ताइक्वांडो, नाउ कैलिस्थेनिक्स। ओके। नेपाल की एक जगह जो हर इंडियन को ज़रूर देखनी चाहिए? पोखरा। रेमो डिसूजा से अगर मिलने का चांस दोबारा मिले तो पहला सवाल क्या पूछेंगे? मैं वैसे ही कई बार मिल चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी मिले क्या पूछूंगा उनसे? सबसे पहला सवाल, सर इतने दिन से आप कहाँ थे? अच्छा, जैकी चैन, ब्रूस ली, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, एक दिन के लिए अगर किसी के साथ ट्रेन करने का मौका मिले तो किसी से करेंगे? ब्रूस ली दुनिया में है नहीं, और टाइगर श्रॉफ से मिलना चाहूँगा मैं। अच्छा, ओके। दिव्या की वो चीज़ जो दुनिया को कोई सिटी नहीं दे सकती? अपनापन। अच्छा, क्रिएटर बनने के बाद आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें बदली हैं? मैं बना ही नहीं हूँ क्रिएटर अभी तो। नहीं, आपको लगता है कि आपको अभी बहुत चीज़ें करनी है, बट स्टेप अभी स्टेप बढ़ाया है मैंने, अभी बना नहीं हूँ। लोग समझ रहे हैं बन गया हूँ, मगर मैं नहीं समझता हूँ अभी तो कुछ भी लेवल नहीं है। क्योंकि जब आप एक लेवल पे आते हो तो आपको दिखता है कि भाई आपके आगे इतने बड़े बड़े लोग हैं, तब मुझे लगता है यार मैं कुछ भी नहीं हूँ। जैसे अभी
टॉप 5 क्रिएटर्स चूज़ करके उनको ले जाने की बात आई तो मैंने भी अप्लाई किया है। तो कई लोग बोले आपका हो ही जाएगा, आप नेपाल का इतना करते हो। तो मैंने कहा नहीं यार, बहुत लोग बैठे हुए हैं मुझसे, बहुत अच्छे अच्छे लोग, और मैं तो अभी पैदा ही हुआ हूँ, तो मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। तो आई डोंट थिंक, पता नहीं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हो जाए। मगर वो क्या देख के मुझे भी चूज़ करेंगे मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें बैठे हुए हैं। तो पता 5 नहीं, years डाउन द लाइन सर अपने आप को आप कहाँ पे देखते हैं? जहाँ अभी हूँ वैसे ही देखता हूँ, अपनी दिल की सुन रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, अपने शर्तों पे जी रहा हूँ। 5 साल बाद भी यही होगा, और आने अगर 50 साल जिया हुआ तो भी यही हो रहा होगा। मेरा एक्सरसाइज, मेरी डाइट, मेरे दिल में जो आता है वो करना, या जो मुझे खुश करता है वो चीज़ें करना, ये हमेशा ही रहेगा मेरे साथ। लाइफ मंत्रा भी आपका यही रहेगा? यस, ऑलवेज। और अगर आपको एक यूथ के लिए हमको तो लगता है कि आप खुद ही एक यूथ हैं अभी पर अगर आपको यूथ के लिए एक संदेश देना हो या फिर आपको मैसेज देना हो कि शादी मत करो। हाँ, नहीं, सबका अपना अपना डिसीजन होता है। मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि ये तुम करो या ना करो। तुमको खुद महसूस करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर तुम सिगरेट पीते हो तो तुम्हें पता है कि बुरा है, फिर भी पी रहे हो, तो तुम्हारा विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं है। तो अपने विल पावर को स्ट्रांग करो, और जो अच्छी चीज़ें हैं अपने लिए वो करो, लोगों की मत सुनो। दैट्स इट। और नेपाल घूमो। हाँ, जितना घूम सकते हो घूमो, कि लाइफ का भरोसा नहीं है कब ख़त्म हो जाए। ये मत सोचो कि मैं 40 के बाद आऊँगा तो ये काम करूँगा। आपको पता नहीं है नेक्स्ट पल क्या होगा, यहाँ से जाने के बाद क्या होगा। एक फ़्लाइट उड़ती है एक एयरपोर्ट से, और अभी ठीक से फ्लाई भी नहीं की होती है, वो जाके एक हॉस्टल पे गिर जाती है, उसमें 250 लोग मर जाते हैं, एक बंदा बचता है। जो हॉस्टल में थे उनको भी नहीं पता था, जो मेडिकल उस पे गिरा था ना, आई थिंक सो, कैंटीन पे, वहाँ जो लोग खा रहे थे या लोग उड़े थे, कहाँ कहाँ से क्या क्या था, किसी को कुछ नहीं पता था। तो लाइफ का भरोसा नहीं है। उसमें एक ही बचा, आई थिंक सो, एक ही पैसेंजर बचा था उसमें से। हाँ, उसको भी नहीं पता होगा कि वो बच जाएगा। हाँ, वो बच जाएगा, और बाकियों को भी नहीं पता था कि वो मर जाएंगे। तो लाइफ का भरोसा नहीं है, तो अभी इस पल को जियो। इसका मतलब नहीं है कि अभी पल को जियो, जितना पैसा है खर्च कर दो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उस पल को जियो, मैं हर पल को जियो बेसिकली। ये मत सोचो कि 40 के बाद ये करूँगा, 30 के बाद ये करूँगा, अरे अभी तो शॉप पे बैठा हूँ उसके बाद करूँगा। नहीं, साथ साथ चीज़ें चलती रहे, कमा भी रहे हैं, घूम भी रहे हैं, मौज भी मार रहे हैं, सब कुछ एक साथ चलेगा। डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक दिन कभी नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आप सुन रहे थे ऋषि अरोरा को, यंगेस्ट ओल्ड मैन लिविंग ऑन दिस अर्थ। और आई होप सर आपको अच्छा लगा होगा हमारे साथ बातचीत करके। मुझे बहुत मज़ा आया, और मैं चाहूँगा कि फिर से कभी फिर पॉडकास्ट पे आऊँ। फिर से हम आपसे बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स पे। विल टॉक अबाउट सम फिलोसफी थिंग्स, डिप्रेशन एंड एवरीथिंग विल टॉक अबाउट वेरी सून, अगर आपको अच्छा लगेगा तो। एंड आई वांट कि आप हमारे दर्शकों को बोलें कि द अदर साइड विद वैभव मिश्रा को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। आई थिंक सो, बोलने वाली बात नहीं है। कभी भी मैं अपने वीडियोस बनाता हूँ, कभी मैं ये नहीं कहता हूँ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बोलने वाली बात नहीं है, अगले को समझ में आएगा तो वो करेगा ही। अगर आपका कंटेंट, आपका ये चीज़ सेटअप, या जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, आपका जो तरीका है काम करने का, अगर लोगों को पसंद आएगा तो खुद ही लाइक करेंगे। आपको बोलने में भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, तो मैं नहीं मांगूंगा आज से भी और आप लोग को अच्छा लगे तो करिएगा जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।